बनाइए अपने CSR नेट की प्रिपरेशन को आसान अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। ज्वाइन करिए मेरे सारे लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज, कंप्लीट नोट्स, जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन। इतने ही नहीं, आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं। यूज करिए कोड ज्योति फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गिवन मेल ID पे मेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। सो गैमेटोजेनेसिस में अगर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। और अगर एग का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं oogenesis। दैट टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आज बिकॉज दीज आर स्पर्म यानी गैमेट्स हैं तो देर आर मेनली व्हाट, हैप्लॉइड होते हैं। और अगर हैप्लॉइड हमें सेल चाहिए तो वेरी ऑब्वियस जो प्रोसेस यहाँ पे काम करता है दैट इज मियोसिस। बिकॉज मियोसिस के प्रोसेस से ही दैट इज योर गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। अगर क्योंकि ये गैमेटिक लाइन है, दैट इज योर जर्म लाइन है, तो दैट इज वाई हम इसको कह सकते हैं कि ये मियोसिस प्रोसेस से ही बनेगा। लेकिन सोमैटिक सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे माइटोसिस भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो इट इज अ स्पर्म। लोकेशन की बात करें गैमेटोजेनेसिस कहाँ देखा जाता है तो इट इज इन द टेस्टिस। फीमेल गैमेट्स का नाम होता है ओवा एंड इट इज लाइक द लोकेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस विल बी इन द ओवरी। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज ओवम हो सकता है, ओवम के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहेंगे। सेकेंड ये स्पर्म हो सकता है और स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। प्रिकर्सर जो होते हैं उसे हम जर्म सेल कहते हैं विच प्रोलिफरेट थ्रू द माइटोसिस बट चेंज इन द गैमेट थ्रू द मियोसिस। सीधी सी बात है, अगर कोई जर्म सेल है, मान लीजिए ये एक है, लेकिन एक के रहने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो पहले तो ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। और आपको पता है कोई भी सेल को अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी हो तो वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करेगा? दैट इज माइटोसिस को फॉलो करेगा। लेकिन ये सारे के सारे सेल डिप्लॉयड स्टेज में हैं, तो डिप्लॉयड स्टेज से अगर उनको हैप्लॉयड स्टेज में आना है तो उससे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस को फॉलो करने पड़ेगा। और मियोसिस को फॉलो करने के बाद तब जाकर ये एंड स्टेज में आएगा, बिकॉज ये सारे के सारे 2n स्टेज में थे। इसलिए जब प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज जर्म सेल, वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है माइटोसिस के थ्रू, लेकिन जो फाइनल गैमेट में फॉर्म होता है वो होता है मियोसिस के थ्रू, ओके। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके थ्रू आप सारी बातों को समझ सकते हैं। तो यू कैन सी कि बिफोर बर्थ एक फीमेल में क्या होता है कि जो यहाँ पे जर्म सेल होता है वो 2n फॉर्म में, दैट इज डिप्लॉयड फॉर्म में स्टोर रहता है। अब ये डिप्लॉयड फॉर्म को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है जिसकी वजह से लाइक अमाउंट जो है, जो नंबर है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि वो एक पूल की तरह काम करेगा और पूल में कोई एक सेल तो होता नहीं है, उसी सेल की बहुत सी कॉपी होती है। तो उस कॉपी को बनाने के लिए माइटोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। माइटोसिस के बाद ये जो 2n फॉर्म में स्टोर रहते हैं बिफोर बर्थ, एक फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले ही 2n फॉर्म में स्टोर रहते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और इनका अरेस्ट हो जाता है दैट इज इन प्रोफेज 1, ओके। तो प्रोफेज 1 में यानी यहाँ पे जो माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस के बाद ये जो है यहाँ पे मियोसिस जब होने लगा तो मियोसिस के स्टेज प्रोफेज 1 में आकर इनका अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही एक फीमेल का बर्थ होता है और आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी गेन करने के बाद एक फीमेल में ये देखा जाता है कि मियोसिस कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। मियोसिस कंटिन्यू होने के बाद आपको पता है अब ये 2n था तो वेरी ऑब्वियस ये 1n बनेगा। 1n बनने के बाद ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है ये मेटाफेज 2 स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाता है, इससे आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए भी नहीं बढ़ पाता है बिकॉज इससे आगे इसको बढ़ने के लिए सेंट्रियोल चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के पास होगा, इनके पास नहीं होता है। इसलिए सेकेंडरी oocyte में एक फीमेल में एग स्टोर रहता है और वो अरेस्ट रहता है मेटाफेज 2 स्टेज में। इसके बाद ओव्यूलेशन होता है, और अगर ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म की एंट्री नहीं हुई या फिर कॉप्यूलेशन नहीं हुआ तो वेरी ऑब्वियस वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में फीमेल की बॉडी से रिलीज हो जाता है। लेकिन इन केस अगर उस टाइम पे कॉप्यूलेशन हो गया, दैट इज स्पर्म की एंट्री हो गई, तो इनका फ्यूजन हो जाता है एंड फाइनली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द एग, यानी मियोसिस यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एग का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं ना, आई मीन टू से जब मियोसिस फॉलो होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ पोलर बॉडी को रिलीज किया जाता है। मेक श्योर ये पोलर बॉडीज का कुछ काम नहीं होता है, इसलिए आगे चल के इनका डीजेनरेशन हो जाता है पोलर बॉडीज का। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि फिर ये फॉर्म ही क्यों हुआ, बिकॉज ये एक बाई प्रोडक्ट है। अगर सीधी सी बात है, कोई ये चीज़ है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे और आप सिर्फ इसी हाफ में इंटरेस्टेड हो
और अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो तो वेरी ऑब्वियस आप तो इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये तो एक बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो ही जाएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पोलर बॉडीज होती हैं वो एज अ बाई प्रोडक्ट या फिर एज अ प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर पाथवे ये नॉर्मली फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है सारा का सारा oogenesis यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम के फॉर्म में दैट इज हैप्लॉइड सेल्स स्टोर्ड रहते हैं, माइटोसिस के थ्रू अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। आफ्टर दैट मियोसिस 1 विल बी फॉलोड आउट। मियोसिस 1 होने के बाद ये 2n 1n में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड स्टेज। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 को फॉलो करने के बाद दैट इज, आपको पता है कि मियोसिस 1 दैट इज रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस 2 समहाउ इट यूज टू जस्ट एक्ट लाइक अ माइटोसिस, राइट। तो ये 1n का पॉपुलेशन और बढ़ाना है, उसके लिए मियोसिस 2 को कंटिन्यू किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1n का पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। मेक श्योर स्पर्मेटिड्स फंक्शनल स्पर्म नहीं होते हैं। अभी इनको फंक्शनल होने के लिए इनका डिफ्रेंसिएशन जरूरी होता है, मतलब इन पे टेल का एडिशन वगैरह जरूरी है, और टेल के एडिशन वगैरह के बाद तब जाकर ये एक फंक्शनल स्पर्म के फॉर्म में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिली स्पर्म। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इमेच्योर स्पर्म सेल होते हैं जो कि मियोसिस के थ्रू फॉर्म हुए रहते हैं। एज वेल एज स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन स्पर्म सेल में होने का मतलब ये होता है कि स्पर्म सेल जो है अपनी मोटिलिटी गेन कर चुका है। स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म के बीच में डिफरेंस यही होता है कि स्पर्मेटिड्स फंक्शनल नहीं होते, जबकि स्पर्म के पास टेल आ जाता है और उसके पास एक स्विमिंग प्रॉपर्टी चली आती है। स्पर्मेटिड एक एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन स्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसके साथ हमने ये देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मेल एंड फीमेल में कैसे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेजेस की, कि कौन कौन से स्टेजेस है एनिमल के डेवलपमेंट में, तो ये इतने स्टेजेस देखे जाते हैं एक रफ बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो। जैसे कि अभी हमने गैमेट का फॉर्मेशन देखा, तो वी नो कि ये मेल गैमेट कहाँ से आया, फीमेल गैमेट कहाँ से आया। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का दैट इज फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चल के डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अ क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जो जाइगोट बना है उसी का डिवीजन होगा। मेक श्योर क्लीवेज का प्रोसेस समहाउ माइटोसिस डिवीजन जैसा ही होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस कि क्लीवेज प्रोसेस में गैप फेज नहीं पाए जाते हैं। ओके, गैप फेज नहीं पाया जाएगा, यानी G1 G2 फेज नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ M और S फेज पाया जाता है। ओनली M एंड S फेज। इसीलिए जो माइटोसिस होता है उसे हम बाईफेजिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस की तरह डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है, लेकिन G1 एंड G2 फेज वहाँ नहीं देखा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ रैपिड डिवीजन। तो जाइगोट जो है क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू 2 सेल में आता है, 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से करके इसका कन्वर्जन हो रहा होता है। यहाँ पे जो एक एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं मेनली ब्लास्टोमियर्स। धीरे धीरे करते करते आप देख सकते हैं 16 सेल स्टेज में आए, जिसे हम मॉड्यूला कहते हैं। आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद अगर आप इस ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ से अगर कट करते हो तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। यू कैन सी हियर कि ये जो अंदर वाला मास ऑफ सेल है इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, और जो बाहर वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसी आईसीएम की बात हो रही थी जब हम प्लूरीपोटेंसी की बात कर रहे थे कि आईसीएम प्लूरीपोटेंट होते हैं नेचर में, बिकॉज यही जाइगोट का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आपको ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम दोनों देखने को मिलेगा। ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के प्लेसेंटा बनाता है और आईसीएम जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, इस स्टेज में सभी के सभी सेल, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक कोई भी सेल के पास अपना मूवमेंट नहीं होता है, वो खुद मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन गैस्ट्रुलेशन स्टेज स्टार्ट होते ही हर एक सेल के पास मोबिलिटी आ जाती है, यानी मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी चली आती है, बिकॉज गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे जो सेल्स बनेंगे उन वही सेल्स हमारी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं।
तो जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, मॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता है एंड कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इतना ही नहीं, गैस्ट्रुलेशन के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरुलेशन, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। न्यूरुलेशन स्टेज में मेनली जो है न्यूरल प्लेट या न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चल के मेनली और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाले एरिया को डेवलप करवाता है, आइज को डेवलप करवाता है। ओके, तो इस ढंग से जो है एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इन सारे प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है। ओके, यू कैन सी, ये एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में कहाँ पे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि दिस इज अ फीमेल बॉडी पार्ट जिसमें कि आप ओवरी देख सकते हो, और ये वाला एरिया, इस वाले एरिया से दैट इज यहाँ से ओवम रिलीज हुआ। ओवम रिलीज होने के बाद जैसे ही अगर यहाँ से जो स्पर्म आ रहा होता है, इस एरिया से जो स्पर्म आ रहा होता है, वो यहाँ पर आकर एग के साथ मीट कर जाता है, और जिस एरिया में ये आकर मीटिंग करता है एग के साथ उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला डक्ट। ओके, इस ढंग से जो है हम इसको नाम देते हैं, फिर एम्प्यूलर डक्ट कहते हैं या एम्प्यूलर एरिया कहते हैं। यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और स्पर्म और एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद यू कैन सी कि जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू, वही माइटोसिस जिसे हम बोल रहे थे क्लीवेज। लेकिन इस क्लीवेज के पास आपको पता है कि नो G1 एंड G2 फेज, इसके पास खुद का G1 एंड G2 फेज नहीं होता है। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है मॉड्यूला में, जो कि काफ़ी सॉलिड बॉल होता है सेल्स का, एंड आफ्टर दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड आफ्टर दैट इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाना उस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट का, एंड आफ्टर दैट हम कहते हैं कि यस प्रेगनेंसी जो है वो रुक चुकी है, मतलब कि आई मीन टू से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट हो जाता है एंड आफ्टर दैट गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस देखा जाता है। ओके, दिस इज वन मोर डायग्राम। अगेन यहाँ पे काफ़ी कलरफुल फॉर्म में आप देख सकते हो कि ये रहा ओवरी वाला एरिया, यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ एंड ये एग रिलीज हुआ, यहाँ पे स्पर्म ने आकर मीट किया, एंड मीट के बाद फिर पहला ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद दिस इज अ फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड, फोर्थ, 8th करते करते आप देख सकते हो डे 9 to 10 में आकर यहाँ पे इम्प्लांटेशन शुरू हो गया ब्लास्टोसिस्ट का। मेक श्योर यहाँ पे डेट याद नहीं करना है, और इनमें से आपको बस यही याद रहना चाहिए कि किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, कौन से एरिया में, दैट इज मेनली स्पर्म और एग आकर मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो क्लीवेज की अगर हम बात करें तो क्लीवेज क्या था? क्लीवेज इस बेसिस पे हम इसको देख रहे थे कि डिपेंडिंग अपॉन मोस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक इन द एग, द क्लीवेज कैन बी होलोब्लास्टिक दैट इज टोटल और द एंटायर क्लीवेज, और इट इज अ मेरोब्लास्टिक जिसे हम पार्शियल क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज बहुत से टाइप के हो सकते हैं, यानी यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने टाइप के क्लीवेज को फॉलो कर सकता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में जो एग था, फीमेल एरिया से जो एग आ रहा है वो किस टाइप का है। तो अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो क्लीवेज को 2 टाइप के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। एक हो सकता है होलोब्लास्टिक, एक हो सकता है मेरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, और मेरोब्लास्टिक का होता है इनकम्प्लीट। ओके, तो होलोब्लास्टिक को अगर हम एग के बेसिस पे डिवाइड करें तो एग के बेसिस पे हम आइसोलेसिथल कह सकते हैं, जिसमें यूनिफॉर्मली यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे हम मेसोलेसिथल कह सकते हैं, जिसमें मॉडरेट यॉक होता है। तो होलोब्लास्टिक को हम आइसोलेसिथल एंड मेसोलेसिथल के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। मेरोब्लास्टिक को हम टेलोलेसिथल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है लार्ज यॉक सिचुएटेड नियर द वन एंड, और इसको हम सेंट्रोलेसिथल के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, यानी यॉक जो है सेंटर में स्टोर होता है। अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आइसोलेसिथल का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, एंड टिलोलेसिथल एंड दिस इज सेंट्रोलेसिथल। अगर मैं बात करूँ ये सारे एग कैसे कैसे प्रेजेंट रहते हैं, तो सी आर्चिन में आइसोलेसिथल देखा जाता है। फ्रॉग के केस में आप मेसोलेसिथल देख सकते हैं। रेप्टाइल, बर्ड एंड फिश में टेलोलेसिथल एग पाया जाता है, एंड इंसेक्ट दैट इज मिनी ड्रोसोफिला में सेंट्रोलेसिथल एग देखा जाता है। अब इन एग्स के बेसिस पे भी डिवीजन होता है कि कौन से एग किस टाइप के डिवीजन को फॉलो करते हैं, किस टाइप के क्लीवेज पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए ये वाला एरिया थोड़ा सा मेमोराइज वाला एरिया है, आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि होलोब्लास्टिक की बात करें तो इट इज़ अ कंप्लीट क्लीवेज। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द एग कंडीशन, आइसोलेसिथल एंड द मेसोलेसिथल। आइसोलेसिथल को भी क्लीवेज अगर किया जाए तो कितने टाइप के क्लीवेज हो सकते हैं, दैट इज टोटल 4 टाइप के। दिस इज 1, 2, 3, 4।
ओके, 4 टाइप से हो सकता है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द रेडियल क्लीवेज। रेडियल जो है इकाइनोडर्म्स में देखा जाता है। नेक्स्ट स्पाइरल क्लीवेज जो कि एनालिड्स, मोलस्क एंड फ्लैटफॉर्म में देखा जाता है। थर्ड इज द रोटेशनल क्लीवेज जो कि मैमल्स एंड निमेटोड्स दैट इज सी एलिगन में देखा जाता है। एंड फोर्थ इज द बाइलेटरल जो कि ट्यूनिकेट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेसोलेसिथल एक कौन से टाइप के क्लीवेज को फॉलो करते हैं, तो इनमें रेडियल क्लीवेज होता है जो कि एम्फीबियंस में देखा जाता है। टेलोलेसिथल की अगर हम बात करें तो इसमें बाइलेटरल देखा जाता है एंड ये सिफेलोपोड्स मोलस्क में देखा जाता है। मेक श्योर यहाँ पे मोलस्क है, यहाँ पे सिफेलोपोड्स मोलस्क है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इसी में जो है डिस्कॉइडल क्लीवेज भी देखा जाता है जो कि मेनली फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में होता है। एंड सेंट्रोलेसिथल में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है जिसका एग्जांपल है इंसेक्ट यानी मेनली ड्रोसोफिला। तो इतने टाइप के आपने क्लीवेज प्रोसेस देखे कि कैसे कैसे हो रहे हैं। अब इनके नाम आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ देगा व्हाट काइंड ऑफ क्लीवेज वी विल लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्लीवेज इज दैट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ रेप्टाइल्स। तो यू शुड बी फैमिलियर दैट इट शुड बी द डिस्कॉइडल। अगर हम इसको नाम देना तो इसको हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में अगर नाम देना हो तो डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक। सिमिलरली बाइलेटरल मेरोब्लास्टिक कहा जाता है, सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, मतलब नेमिंग प्रोसेस की बात करें कि हम नाम कैसे देते हैं, जैसे कि बोला जाएगा स्पाइरल होलोब्लास्टिक, ठीक है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक, तो पहले इसका सब डिवीजन का नाम फिर इसके मेन डिवीजन का नाम यहाँ पे लिया जाता है। इस तरीके से हम टोटल जो क्लीवेज का प्रोसेस है उसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज गैस्ट्रुलेशन का, कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, सेल जो है मूवमेंट करना शुरू कर देता है। सो द मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द एंटायर एम्ब्रियो एंड द सेल माइग्रेशन इन वन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियो। तो देखा यह जाता है कि जो सेल्स बने थे यानी जो ब्लास्टोमियर्स बने थे, इनिशियली दे कांट मूव, लेकिन गैस्ट्रुलेशन स्टेज में आते आते वो मूवमेंट करना सीख जाते हैं और मूवमेंट करके वो टोटल 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एक का नाम है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है सबसे बाहरी लेयर पाया जाता है, ठीक है, बाहर वाले लेयर को हम एक्टो कहते हैं। जो मिडिल पोर्शन में रहता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं दैट इज मेनली मेसो कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाले एरिया में रहता है उसे हम मेनली क्या कहते हैं, दैट इज योर एंडो कहते हैं। तो इस ढंग से डिवीजन होता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। अब ये जो तीनों की तीनों जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन सब का अपना अपना फेट होता है। अब ये फेट कैसे ये काम करता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बात करें तो ये फॉर्म करने का तरीका अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। इनफैक्ट बहुत अलग अलग टाइप से भी गैस्ट्रुलेशन देखा जाता है। जैसे कि एक प्रोसेस है इनवैजिनेशन, सेकेंड इज इन्वॉल्यूशन, थर्ड इज इनग्रेशन, फोर्थ डीलमाइनेशन एंड फिफ्थ एपिबोली। तो यहाँ पे अगर देखें इनवैजिनेशन कैसे हो रहा है, तो यू कैन सी हियर इनवैजिनेशन का प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इनफोल्डिंग ऑफ द सेल शीट इनटू द एम्ब्रियो। और ये मेनली देखा जाता है सी आर्चिन के एंडोडर्मल एरिया में, यानी एंडोडर्म का जब फॉर्मेशन होता है सी आर्चिन में तो वो इनवैजिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। सिमिलरली जो सेल की शीट है वो इंटर्न हो सकती है नीचे वाले बेसल लेवल पे, यानी ये रहा बेस एरिया, इसी के ऊपर जो है दैट इज इंटर्निंग इफेक्ट शो कर सकती है, बेंड हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं इंटर्निंग ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। इसे हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन, ठीक है, इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। ये मेनली एम्फीबियन में जब मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू देखा जाता है। नेक्स्ट आता है इनग्रेशन। इनग्रेशन, ग्रेशन वर्ड अगर ग्रेशन देखें, माइग्रेशन देखें, दोनों का सिमिलर साउंड आता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो है माइग्रेशन होता है, यहाँ पे एक एक सेल माइग्रेट करती है एम्ब्रियो के अंदर, और ये इनग्रेशन प्रोसेस मेनली ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट के फॉर्मेशन में देखा जाता है एंड सी आर्चिन के मेसोडर्म के फॉर्मेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है डीलेमाइनेशन। डीलेमाइनेशन में जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वन शीट इनटू दी टू, एक शीट जो है दो में स्प्लिट आउट हो जाती है, इसे हम कहते हैं डीलेमाइनेशन। एग्जाम्पल है मैमेलियन एंड बर्ड में हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। लास्ट इज द एपिबोली। एपिबोली में क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ओवर अदर सेल। यहाँ पे क्या होता है आउटर लेयर में जो बाहर वाला लेयर है वो लेयर बनता है अंदर वाले लेयर के सरफेस के ऊपर, तो एक्सटेंशन होता है लेकिन आउटर साइड से एक्सटेंशन होता है, इसे हम बोलते हैं एपिबोली। ये देखने को मिलता है एम्फीबियंस, सी आर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स के एक्टोडर्म का जब फॉर्मेशन होता है तब वो एपिबॉली प्रोसेस से होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस यहाँ काम कैसे कर रहा है।
अब बात आती है कि गैसुलेशन करवाते क्या क्या है। हमने कहा कि 3 जॉर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है गैसुलेशन प्रोसेस में। वो तीनों जॉर्म लेयर बनवाते क्या क्या है, यहाँ पे मैंने बहुत सी लिस्ट रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी लिस्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी लिस्ट आप पढ़ेंगे। मैं एक लिस्ट आपको पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको डील कैसे करना है। मैंने कहा कि 3 जॉर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बॉडी में क्या क्या बना सकता है, स्किन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑल अदर न्यूरॉन्स, सेंस रिसेप्टर, हमारी आंखें, ये सब कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है, ठीक है, आईज, ये सब एक्टोडर्म बनाता है। मेसोडर्म की बात करें तो नोटोकॉर्ड हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गया, ये सब कौन बनाता है, ये सब बनाता है मेसोडर्म। लिम्ब का डेवलपमेंट हो गया, ये सब मेसोडर्म बनाता है। जो एंडोडर्म होता है इनका मेनली काम लाइनिंग में होता है, बट नॉट ऑलवेज, जैसे कि लाइनिंग ऑफ गट, लिवर एंड पेनक्रियाज, लाइनिंग ऑफ लंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लैडर हो गया, थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस हो गया, ये सारे के सारे एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। और इस ढंग से हम कह सकते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कैसे कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने और भी डिटेल पोर्शन रखा है, इसको प्लीज आप स्टडी कीजिएगा कि एक्टोडर्म का और क्या क्या ओरिजिन होता है, ठीक है, एंडोडर्म का क्या क्या है एंड मेसोडर्म का क्या है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक्टोडर्म में याद रखिएगा मेनली एक्टो वर्ड है ना, तो बाहर के जो पोर्शंस होते हैं मैक्सिमम टाइम वही बनाता है एक्टोडर्म, ठीक है, और एंडोडर्म का तो मैक्सिमम टाइम लाइनिंग में काम होता है, बट नॉट ऑलवेज, और मेसोडर्म भी ऑर्गन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि एक्टोडर्म की बात करें तो ये स्किन बना सकता है, ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो लेंस बना देगा, हेयर बनाएगा, नेल्स बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से पोर्शंस आप देख सकते हैं, इनामल ऑफ द टीथ, ठीक है, बोन्स नहीं, बोन्स तो मेसोडर्म में चलाएगा। तो ये सारा पोर्शन हो गया, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का। ओके, यहाँ पे एक और मैंने रखा है, जहां से भी आपको हेल्प मिल सके आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दीज 3 स्लाइड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज व्हाट आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरुलेशन, जो कि एक न्यूरल स्टेज होता है। न्यूरुलेशन स्टेज में क्या देखा जाता है कि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन न्यूरल ट्यूब में हो जाता है, ठीक है, यानी समहाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने का तैयारी चल रहा होता है। तो पहले तो दैट इज गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बन जाता है। उसके बाद आपको पता है न्यूरुलेशन स्टेज में क्या होगा। न्यूरुलेशन स्टेज में जो है दैट इज मेनली न्यूरल प्लेट जो बनता है उसका न्यूरल ट्यूब में कन्वर्जन हो जाता है, और वही बाद में चल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। न्यूरुलेशन प्रोसेस को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं इट इज अ फोल्डिंग प्रोसेस इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो विच इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल प्लेट टू द न्यूरल ट्यूब। और इस ढंग से जो है न्यूरल प्लेट एक न्यूरल ट्यूब में चेंज हो जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि नोटोकॉर्ड विल लीड टू द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड जो एरिया होता है, ओके, इट विल बी नोटोकॉर्ड एरिया। नोटोकॉर्ड जो एरिया होता है वो क्या करता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और हेंस आगे चल के हम मेनली ब्रेन वाला एरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला एरिया देखते हैं। तो इस ढंग से ये पूरा प्रोसेस काम करता है कि गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरुलेशन आता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि हमने काफी कुछ कोर डेवलपमेंटल पोर्शन भी समझने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।